कल वो प्रश्न था कुलदीप जी का। आपने आपने उसे पढ़ा होगा। अब महाराज तो खुद प्रश्न पूछ करके चले गए और हम लोग यहाँ उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं। तो उनका प्रश्न यही था। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? उनका प्रश्न था कि अक्सर ओशो जब कहते हैं तो सभी साधकों को ये बात कहते हैं कि तुम मेरी, मैं जो बोल रहा हूं उनके बीच में मध्य में जो शून्य है, जो गैप है, जब मैं चुप हो जाता हूं। अक्सर जब ओशो लास्ट में उतना ज्यादा बोलते कम थे, मौन कम, उस इनके बीच में बहुत ज्यादा एक शब्द या एक वाक्य बोल लिए तो उसके बीच में काफी गैप हो जाता था। तो ये कह रहे थे कि उस मौन को सुनो, मेरा प्रयास है। तो वही उनका था कि वो कह रहे हैं कि मौन को सुनो, और फिर कहते हैं कि जब वो बात करते हैं तो उनकी बातों को सुनने का भी और उन पर चर्चा, प्रश्न करने का भी उनको, और कह रहे ये दो विरोधाभासी बातें कहते हैं। तो हम कहें क्या, इसमें क्या समझें हम, क्या उसको समझाना चाह रहे हैं? अब उस संयोग से जो एक मैंने ऑडियो शेयर की थी, वो संत की महामुद्रा ध्यान जो है उसी पर संत तिलोपा हुए, जो बुद्ध धर्म से, बुद्ध का धर्म असल में आगे चल के तीन भागों में बट गया। हीनयान, महायान। महायान सबसे ज्यादा विस्तार लिया, और एक छोटा और हुआ वज्रयान। तो वज्रयान में नागार्जुन जैसे लोग हुए, और उन्हीं से इन्होंने शिक्षा की ली। संत तिलोपा, बंगाल के हुए ये। तिलोपा मतलब तिल, कूट कूट करके, कूटते कूटते ही अचानक वो उपलब्ध हुए। तो तिलोपा की ये विधि है, और उनके शिष्य हुए नारोपा। नारोपा को ये विधि बता रहे थे तो संत तिलोपा। तो उसी विधि को इसमें पूरा वर्णन है। उस विधि में, उसी विधि में वो कहते हैं कि जो ग्रीक माइंड है, जो वो है, वो ग्रीक यानी जितनी पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिम के जितने हैं वो ग्रीक से, वहीं से ही विकसित हुए हैं सारा, पश्चिम का सारा। और पश्चिम का कह रहे हैं लॉजिकल है, वो कहते हैं। और पूरब की जितनी सभ्यता थी वो सनातन की परंपरा की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि तर्क नहीं हुआ है यहाँ पर भी, लेकिन मूल रूप से इलॉजिकल है। वो उन्होंने शून्य की तलाश की है, आत्मा की अंतर यात्रा की ज्यादा बातें की हैं, धर्म की लिखी। लेकिन पश्चिम के लोग वहीं तक बात करते हैं जहां तक जो नोन है, बस जो तर्क से जाना जा सकता है। तो वही कह रहे थे ये बात दोनों। उसी में मैं उन्हें समझाना चाह रहा था कि ओशो कहना, ओशो को समझने के लिए यही बात है कि ओशो विज्ञान और धर्म के समन्वयक हैं, दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। इसलिए दोनों विरोधाभासी बातें कहेंगे। तो जब वो मौन की बात कर रहे हैं, शून्य की बात कर रहे हैं, तो शून्य की तरफ भी आप अंतर यात्रा पर भी, अपने शून्य में भी उतरने की कला सीखो। लेकिन ये केवल श्रद्धा पे इलॉजिकल नहीं होगा। तो वो दूसरा पक्ष भी कहते हैं, दोनों विरोधाभासों के संगम है वो सो, इसलिए कंट्राडिक्टरी होगी बात। क्योंकि जब आकार की बात करेंगे, आपके शरीर की बात करें, कि आपके विचारों की, भावनाओं की, या भौतिकवाद की, तो वो लॉजिकल होगी। शरीर का जो भी है बात, वो लॉजिकल होगी। आप खाना खाओगे, चलोगे, तभी स्वस्थ रहोगे, अच्छा भोजन करोगे, ये सब
इलॉजिकल है। आप ग्रेविटेशनल फोर्स का जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाओगे तो गिरोगे, आकार तो गिरेगा। लेकिन इलॉजिकल ये है कि जब शून्य में कोई गुरुत्व बल नहीं होता, कोई नहीं, वो सब सब गुरुत्वाकर्षण के पार हो जाते हैं। तो हम दोनों के संगम हैं। तो ओशो समन्वयक हैं कि ताकि ये धर्म और विस्तार ले सके, इसीलिए वो दोनों बातें कह रहे हैं। अगर आप लॉजिकली थोड़ा न चल सके, विधियों को लॉजिकली नहीं फॉलो कर सके, तो आप श्रद्धा आपकी उतनी ज्यादा मूल्यवान नहीं होगी। यही आपको समझाना चाह रहे हैं। इसलिए ध्यान की विधियों को, ध्यान को भी जहां तक तर्क से समझा सकते हैं, जहां तक लॉजिकली आपको बता सकते हैं, ताकि तब आपकी श्रद्धा में बल हो। वो समझा देते हैं कि देखो इनका सबका उपयोग है, लेकिन ये तुम्हारा उपयोग करें नहीं, ये तुम उनसे ज्यादा ग्रेटर हो, श्रेष्ठतर हो। तो इनको समझा करके वो बात करते हैं। तो वही बात थी कि वो कह रहे हैं कि वो शून्य की भी बात करते हैं, उनकी बातों को बात करने का, संवाद करने का भी मन करता है। बिल्कुल, जब तक तर्क नहीं करोगे, संदेह नहीं उठाओगे, तब तक श्रद्धा नहीं पैदा होगी। ये भूल हुई है, ये भूल हुई है पूरब में। इसलिए अंधी श्रद्धा कभी कभी आपको ज्यादा दूर तक, हाँ गुरु अगर मिल गया तो काम कर जाएगी, लेकिन अंधी श्रद्धा आपको कहीं भी, किसी भी गुरु को, अगर उस पर आपका तर्क का बल नहीं है तो ज्यादा संभावना है कि किसी गुरु घंटाल के चक्कर में फंस जाओगे। पहले बात थी कि लेकिन पहले गुरु बहुत थोड़े से थे और शिष्य सीधे भरोसा कर। ये संभावना है कि शुरू से श्रद्धा करो और पहुंच जाओ, ऐसे श्रद्धा अंतिम बात है। लेकिन वो उस समय की बात थी जब मस्तिष्क इतना ज्यादा विकसित नहीं था। लोग श्रद्धा पे पूरी बात करते थे और 2-4 लोग थे। अभी धर्म इतना वास्ट ले लिया है, रूप ले लिया है कि अब तर्क पे जब तक वो कसौटी पे नहीं आएगा, तब तक ये, अभी आज का युवा या वर्तमान में कोई बात समझेगा नहीं धर्म को। तो वो सो जैसे लोग उसी के प्रस्तोता हैं, उन्हीं बात को दे रहे हैं। इसलिए दोनों बातें वो कहेंगे। वो कहेंगे जब वो अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मैं जब बोल रहा हूं तो उनके शून्य को सुनो, तो वो बात कर रहे हैं कि उस गहराई को, उस शून्यता की तरफ ले जा इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो जब आकार की वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, कि विधियों की बात कर रहे हैं, तो उसकी साइंटिफिक चर्चा भी कर रहे हैं। तो दोनों बातें जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसको थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धर्म के 2 भाग बट गए हैं और दोनों को समन्वय है। ओशो पश्चिम और पूरब के समन्वयक है। विज्ञान विकसित हुआ है पश्चिम, उसका उपयोग करिए, भौतिक शरीर, इन सब चीजों का, रोगों पर इनका, मेडिसिन एंड मेडिटेशन, बात दोनों एक साथ चलेंगे और मेडिसिन पूरे तर्क और विज्ञान की कसौटी पे उतरेगी ना। तो वो ऐसे ही है। तो उसी बात को कह रहे थे और वही बात मैं उनको बताना चाह रहा था कि क्यों संवाद वहां तक जरूरी भी है ना, जहां तक आपको आकार से परिचय, क्योंकि आप दोनों के संगम हो, आप आकार और शून्य के संगम हो, आपको दोनों को अच्छी तरह से। और यही पूरा पश्चिम में जो विरोधाभास हुआ, यानी पश्चिम अगर धर्म को न समझ पाया, पूरब अगर विज्ञान को न समझ पाया, तो दोनों में कुछ जो फूल की जो खिलावट है वो पूर्ण है, वो पूर्ण खिलावट कहीं अर्थों में न हुई। पूरब चेतना के आपर पे समृद्ध हो गया, लेकिन भौतिक, उसके धन के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे उतना विकास नहीं कर पाया। तो अभी वो सदी आ गई है
और ओशो उसके जनक हैं कि वो दोनों को एक साथ अद्भुत रूप से बात करते हैं। तो वही बात थी, उसी को मैं समझाना चाह रहा था। उसी में थोड़ा सा वो जब तिलोपा कह रहे हैं कि उनको समझाते हुए नारपा को कि इस विधि को, क्योंकि ये संगीत गीत जैसा है जो महामुद्रा ध्यान है, ध्यान नहीं, वो गीत की बात कर रहे हैं। तो ये, हाँ, देखिए अमृतो जी भी आ गए। अब देखो अमृतो जी, हम दोनों देखो उत्तर देने वाले उपस्थित हैं, लेकिन प्रश्न करता वो प्रश्न दे अपने हिसाब से कैसे ऐसे कैसे उत्तर दिया जाएगा। हम तीन तीन लोग उत्तर देने वाले आ गए हैं और सब उसको बंदे को बिल्कुल उत्तर दे के ही मानेंगे, समझा के ही मानेंगे। लेकिन देखो प्रश्न करता, इसका मतलब उसकी खोपड़ी में ऐसी खुजली थी, कोई वैसे ज्यादा नहीं था। हम लोग उपस्थित हैं और उनकी बात को सुना था ना अमृतो जी। तो क्या क्या थोड़ी सी आप बताओ। मैं तो अभी हम सुनील जी से बात कर रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या आपका उत्तर होगा। एक बात और आपसे लोगों से कह दूं, क्यों जिस तरीके से वो कहते हैं ना, देखो हम लोग साधक हैं। अब ये क्या होगा कि खोपड़ी में हमें भी कुछ गड़बड़ हो जाए कि हमको बहुत बड़ा, जिस तरह से आपके चरणों में ये सब मत उपयोग किया करो भाई, हमें भी गड़बड़ हो जाती है। हम लोग एक यात्रा पे हैं, साधक है, तो सिंपली किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो उत्तर देंगे क्या कुछ आप अमृतो जी इसका? स्वामी जी, जितना मेरे को समझ में आया, उनका जी। सवाल ये था कि हाँ। भगवान श्री जो है वो प्रवचन देते समय कई बार जैसे बोलते हैं कि शब्दों के बजाय जो अंतराल है उस पर ध्यान दें, हम्म। है ना। हाँ जी। शब्दों पे शब्दों के बजाय जो अंतराल है उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर ध्यान ज्यादा दो। तो हम्म। कोई भी जैसे विज्ञान भैरव तंत्र और जितनी विधियां हैं, तो हम्म। उसमें सारा एम्फेसिस यही है कि जैसे सांसों के बीच, सांस आई और सांस गई, उसके बीच में जो अंतराल है उस पर ध्यान जाए, हम्म। है ना। हाँ। दो वस्तुओं के बीच में जो ध्यान अंतराल है उस पर सारा खेल अंतराल का ही है। तो मेरे हिसाब से ये है कि भगवान श्री ये कह रहे हैं कि भाई जो आकार है, शब्दों का एक आकार है, आकार से निराकार की यात्रा अध्यात्म है। तो बिल्कुल। तो ये शब्द सुनो, मगर शब्दों को पकड़ लोगे तो वो पांडित्य पैदा होगा। हम्म। और यदि अंतराल पे ध्यान दोगे, एम्फेसिस अंतराल पे रहा, तो प्रज्ञा पैदा होगी। यस। तो सारा खेल यही है कि शून्य को सुनो, जो हम्म। शून्य पे ज्यादा ध्यान दो, उसको मेमोराइज करने की, स्मृति में ले जाने की ज्यादा इतनी आवश्यकता नहीं है। वो शून्य पे, अंतराल पे ज्यादा ध्यान हो, अपने आप से प्रज्ञा पैदा होगी और ध्यान घटेगा, प्रज्ञा से ध्यान घटेगा। मेरे को तो यस। इतना ही समझ में आया है स्वामी। बहुत सुंदर। देखिए वही बात हम भी कह रहे हैं ना, वही बात कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। जब वो विपरीत की बात, वो ये कह रहे थे कि जब वो बात करते हैं उनके, जब उनके सारी वैज्ञानिक व्याख्या भी करते हैं, तो उनको सुनने का भी मन करता है, उन पर संवाद, उनको चर्चा, ये कुलदीप जी का प्रश्न था कि उन पर चर्चा करने का भी मन करता है। और एक तरफ कहते हैं कि मेरे शब्दों पर नहीं ज्यादा ध्यान दो, मौन में डूबो, शब्दों के बीच जो मौन है उसको सुनो, उसको सुनो। तो कह रहे हैं दोनों विरोधाभासी बातें क्यों कर रहे हैं। और यही बात लगभग आप भी कह रहे हैं और हम सब उसी बात पे राजी हैं कि उसो समन्वयक है विज्ञान और धर्म के। पश्चिम का जो विज्ञान है और पूरब का जो धर्म है उसके समन्वयक हैं। तो ओशो दोनों बातें करेंगे। जब तर्क की बात करेंगे तो आपके आकार की भी बात करेंगे ना। अभी आपके विज्ञान की ये दोनों कालांतर में जो पहले जो बात थी कि वो धर्म और विज्ञान को अलग अलग, और ओशो एक ऐसे व्यक्ति हैं, संबुद्ध पुरुष है, जो दोनों को जोड़ रहे हैं। तो वो दोनों बातें भी करेंगे कि तो मेरे को जहां तक यात्रा है आपकी आकार की, वहां तर्क के बल पे जाओ। ऐसे अंधी श्रद्धा में अब आज का युवा काम विज्ञान, अंधी श्रद्धा में आज का युवा धर्म में नहीं जाएगा। वो पहले की बात छोड़ दीजिए कि श्रद्धा अंधी हो जाती, तो आज तर्क का बल भी जब चाहिए उनको। तो यही है कि पश्चिम का उपयोग करो। और कह रहे हैं कि पूरब पूरब उस शून्य की गहराई पे ज्यादा काम किया है और शून्य में उतरने की तो वो भी बात कर रहे हैं दोनों।
तो तुम्हारी जो बात है कुलदीप जी, उसो दोनों बातें इसीलिए कह रहे हैं कि तुम शरीर हो, मन हो, धन भी है, ये सब कोई विरोध नहीं है उस शून्य में जाने के लिए, उसमें उतरने के लिए शाश्वत में, बल्कि सहयोगी भी है। तो क्यों विरोध कर रहे हो? इसलिए दोनों बातें कहेंगे उसको। जब वो बहुत सारी बातें, सामाजिक बातें, सामाजिक मुद्दे, इन सब पे चर्चा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उससे आपको शून्य की गहराई मिलेगी। शरीर की बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, तो कहीं न कहीं आप उस पर यात्रा में प्रभावित होते हो, क्योंकि समाज के साथ सामाजिक संबंधों को अगर आपको सही पता नहीं है तो आप उस शून्य की गहराई के लिए नहीं, यहीं अटक जाओगे, आकार पे ही अटक जाओगे। मस्तिष्क ओरिएंटेड अब उतनी श्रद्धा नहीं है कि, क्योंकि दिमाग अभी विकसित हो गया है लोगों का। तो इन सामाजिक संबंधों की, सामाजिक समस्याओं को, इनको भी अच्छी तरह से समझो और उनको हल करने की कला जानो, और इन्हीं के बीच तब उस शून्य में तुम जा सकोगे यात्रा। लेकिन आकार को बिल्कुल नकारो नहीं, इन धन को बिल्कुल नकारो नहीं, शरीर को नकारो नहीं, विचारों को नकारो नहीं, भावनाओं को नकारो नहीं, इनका सहयोग लो। तर्क को, बल को नकार नहीं सकते, सीधे नहीं, क्योंकि संदेह अगर कहीं खड़ा है तो आप ध्यान करोगे, ज्यादा गहरे नहीं जाओगे। संदेह अब विकसित हो गया है ना, ओशो यही बात कर रहे थे। तो शून्य की भी बात करेंगे, जब जब साधकों के साथ शून्य की बात कर रहे हैं कि गैप की, तो उस शून्य की गहराई की बात कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम इसका विचारों को भी समझो, सम्मान करो, और सामाजिक जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन पर भी तर्क करो। जो तर्क से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, उस पर संवाद करो। और संवाद को भी चुप रहने के लिए कहते हैं ना, ऐसे समझो, समझ लो कि कांटे अगर गड़े हैं तो दूसरा कांटा ले लो, और उस कांटे को निकालने का, उस कांटे का उपयोग कर लो भाई, और फिर दोनों फेंक दो। तो शब्दों का उपयोग केवल यही है, तर्क का उपयोग दूसरे चीजों को खत्म करके शून्यता में उतरने की कला। तो इसलिए दोनों पे बात करेंगे। और यही बात वो कह रहे हैं कि जब वो कह रहे थे, लेकिन आज संत जी आज आए नहीं है, तो मेरे ख्याल से यही, मेरी समझ में तो यही आया, यही। जी जी हाँ। स्वामी जी, एक जो प्रवचन आपने डाला था छोटा सा, उसके रिस्पॉन्स में, तो उसमें भी ये था कि भगवान श्री कह रहे थे कि दो ही तरह के माइंड है, इस एक तो ग्रीक माइंड है और दूसरा जो है वो इंडियन माइंड है। यस जिसको कभी वो ऐसे भी संबोधित करते हैं कि एक ईस्टर्न माइंड है और एक वेस्टर्न माइंड है। यस। तो कुलदीप जी का ये था कि भाई जो इंडिया में भी जो है वो कई लोग ग्रीक माइंड होते हैं, और ग्रीक में भी कई लोग इंडियन माइंड होते हैं। तो वो एक्चुअल में, जैसे कई जगह भगवान श्री ने बोला भी है कि भारत में यदि कोई ग्रीक माइंड का पैदा होता है तो वो ग्रीक माइंड है। राइट राइट, बात बिल्कुल सही बात, यही कह रहे हैं कि अगर सुकरात वहां पैदा हुए तो सुकरात का अध्यात्म भारत से गया है, और भारत में अगर विज्ञान जन्म लिया है तो वो पश्चिम से आया है, ऐसा नहीं है। अभी तुम जिस रूप में पदे हो वहां पे ये है, लेकिन पुरानी बात ये हुई कि पुरानी, अभी बिल्कुल ठीक यही बात है। और मियाँ जब समझ ही नहीं पा रहे हैं, आएंगे ही नहीं, वो बाद में आएंगे। तो कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अगर पश्चिम में अगर धर्म पैदा हुआ है, सुकरात जैसे लोग पैदा हुए हैं, तो वो पूरब से गया हुआ है कहीं न कहीं। अगर यहाँ पूरब में अगर विज्ञान अभी आ रहा, तो ये पश्चिम की देन है, जरूरत है उसकी, अभी लोग ले रहे हैं। तो ये जो माइंड आए हैं, लेकिन उसके मूल में, भारत के मूल में उस शून्यता की तलाश थी, वो शून्यता की तलाश थी। अभी अभी वो सब संयोग हो रहा है कि ज्यादा बेहतर स्थिति में पैदा हो, इसलिए वो चीजें, और उसी के प्रस्तोता है ओशो। ओशो दोनों को संयुक्त कर रहे हैं, आकार और शून्य को दोनों को एक साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। और यही तो ज्यादा ही फ्लावरिंग यही है, कंप्लीट होगा
क्योंकि सुगंध को भी स्वीकार करो भाई, जो इनविजिबल है, और उसी फूल से जो सुगंध निकल रही उसको भी एक्सेप्ट इट, दोनों को स्वीकार करो ना। यही तो ओशो कह रहे हैं। इसलिए विज्ञान और धर्म को एक साथ जोड़ रहे हैं ओशो। और सदी होनी चाहिए कि आने वाला जो युवा है, आने वाले लोग हैं, वो मस्तिष्क प्रधान है। जब तक उनका संदेह नहीं खत्म होगा तब तक वो शून्य की गहराई में नहीं जाएंगे, वो अटके रहेंगे वहीं पे, किंतु परंतु क्यों। इसलिए वो सो तर्क का बल भी देते हैं और श्रद्धा की गहराई भी उनमें आती है। तो तर्क का बल प्रथम है और देन श्रद्धा की गहराई। वही बात है सुनील जी, श्रवण मनन निधिध्यासन, बस एक ही बात है। पहले सुनो और फिर मनन का मतलब तर्क से उसे खूब अच्छी तरह से समझ लो कि हाँ ठीक है साइंटिफिकली, और ये बात बिल्कुल सही है। सुनो और उस पर मनन करो, सब चीज ऐसे सीधे ना मान लो, और तब उस पर काम करना शुरू कर दो। तो यही बात बिल्कुल है, और इसी का ओशो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए उनकी बातों में विरोधाभासी होगी। संवाद भी करने का भी मन करेगा और कभी शून्य में भी डूबने का मन करेगा। क्योंकि संवाद इसलिए करने करे कि तुम विचार हो, परिस्थितियां समाज में रह रहे हो, आकार भी है, इन सब पर भी संवाद करोगे। लेकिन तर्क एक जगह खत्म भी हो जाता है, तो शून्य में भी डूबने की कला सीखनी होगी। तो चलिए आज के इस वार्तालाप यानी संवाद सत्र को यही समाप्त कर देते हैं। चलिए खड़े हो जाइए, पहले नृत्य करते हैं फिर चलते हैं आज की यात्रा पर।